चीज है नहीं। आइए उसी के बारे में हम देखेंगे। तो टेम्परा शब्द टेम्पर से बना है, जिसका अर्थ है पदार्थ को कड़ा करना या ताकत उत्पन्न करना। ठीक है, तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन होती है उसको मजबूती देने के लिए या उसमें ताकत लाने के लिए हम टेम्पर चढ़वाते हैं। तो उसी से टेम्परा शब्द टेम्पर से बना है, जिसका अर्थ है पदार्थ को कड़ा करना या ताकत उत्पन्न करना। ठीक है, इस विधि में माध्यम के रूप में किसी पायस का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से पायस का संबंध है या टेम्परा में किस माध्यम का उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको पायस बोलते हैं। और पायस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमुल्सन। क्या बोलते हैं? इमुल्सन बोला जाता है। यह पानी में घुल जाता है। ये जो आपका पायस है ये पानी में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, इसको पानी इस पायस में जो भी पायस आपके पास होंगे उसको पानी में हल्का सा घोल करके रंगों को चूर्ण को मिला करके और गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं, जो कि टेम्परा रंग कहलाता है या माध्यम कहलाता है बाद में। ठीक है, ये रंग लगाने के पश्चात जब टेम्पर रंगों को आप लगाते हैं, टेम्परा रंगों को आप जब लगाते हैं तो सूखने के बाद इस पर तैल या पुनः टेम्परा रंग से आप कार्य कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि पुनः टेम्पर टेम्परा रंग से अगर टेम्परा माध्यम में कोई चित्र बना है और वो सूख गया है पूर्ण रूप से, तो उसी चित्र पे आप फिर से टेम्परा माध्यम में काम कर सकते हैं या उस पर तैल माध्यम भी आप लगा सकते हैं, है नहीं। क्योंकि उस सतह जब ये रंग सूख जाते हैं तो रंगों के ऊपर एक चमकदार महीन पारदर्शी झिल्ली या एक ऐसी परत का निर्माण कर देते हैं जो नीचे के रंगों के लिए कोई भी खतरा या कुछ इस तरह की चीज, नीचे के रंगों पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऊपर से आप कुछ भी करें। ठीक है, चाहे आप पानी भी डाल सकते हैं लेकिन वो रंग नहीं छूटेगा। समझ गए ये बात? तो ये पॉइंट है कि टेम्परा रंगों जो होते हैं उनको सूखने के पश्चात आप उस पर दोबारा फिर से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान कर लेना। अच्छा, जो आपके पोस्टल रंग होते हैं कुछ लोग इनको भी टेम्परा बता देते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना, पोस्टल रंगों को टेम्परा रंग की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ना रखें तो ज्यादा सही है। विकल्प आपके पास ना हो तो आप लगा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पोस्टल रंगों को टेम्परा रंगों के तहत नहीं रखा जाता है। क्योंकि पोस्टल रंगों के ऊपर दोबारा आप रंग नहीं लगा सकते हैं, बस मात्र आप केवल आउटलाइनिंग कर सकते हैं। रंगों के ऊपर दूसरा रंग आप नहीं लगाएंगे, नहीं लगा सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो नीचे का रंग उखड़ने लगेगा या मिक्स होने लगेगा, चाहे जब आप करेंगे। पोस्टर रंग सूख गए, मान लीजिए आपने पोस्टर रंग में चित्र बना दिया, फिर वो सूख गए, फिर उसके बाद आप कोई पोस्टर रंग या टेम्परा रंग या कुछ लगा रहे हैं इस तरह से, तो वो नीचे से रंग छोड़ना शुरू कर देता है कागज से, है नहीं। तो इसीलिए पोस्टल रंगों को टेम्परा रंगों के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, वो भिन्न है, अलग है, उनकी क्वालिटी अलग है। ठीक है, ये ध्यान कर लेना। नोट करके हम पॉइंट एक लिखते हैं यहाँ पर कि पोस्टर रंग अपारदर्शी जरूर हैं, ठीक है, परंतु उसे पूर्ण रूप से टेम्परा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पोस्टर के लिए पोस्टर रंग अपारदर्शी जरूर होते हैं। अपारदर्शी का मतलब है कि जिन रंगों को लगाने के पश्चात कागज की सतह न दिखाई दे कहीं पर भी, वो अपारदर्शी हैं। तो पोस्टर रंग अपारदर्शी जरूर हैं, परंतु उसे पूर्ण रूप से टेम्परा नहीं कह सकते, क्योंकि पोस्टर रंगों से चित्र बनाने पर दोबारा रंग करने पर नीचे का रंग घुलने लगता है। इस पर सिर्फ दोबारा आउटलाइन हो सकती है। फिगर के आसपास जो आउटलाइनिंग आप करते हैं वो केवल पोस्टल रंगों में हो सकती है। तो ये पोस्टल रंगों की भिन्नता है, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अगर कोई अंतर या कोई आपसे कुछ पूछ ले तो आप इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर है कि टेम्परा रंगों के जैसी चमक ना तो जल रंग में है और ना ही तैल रंग में है। ये खास पॉइंट है कि टेम्परा रंगों में चमक जल रंग और तैल रंग की अपेक्षा ज्यादा होती है नहीं, ये ध्यान रखेंगे। तैल रंग समय के साथ डल होने लगते हैं। बहुत समय का मतलब ये है 2-4 साल बाद या 5 साल बाद जो तैल चित्र होते हैं वो डल हो जाते हैं। हालांकि टेम्परा रंग भी डल होते हैं लेकिन उतना नहीं। जैसे कि जनता के चित्रों को आप अगर देखें तो बहुत पुराने हैं, लेकिन आज भी उन चित्रों की चमक लगभग बरकरार है। लेकिन तैल रंग का कोई कैनवास पे या कोई इस तरह का चित्र बना होता तो वो समय के साथ डल हो जाता है नहीं, बहुत ज्यादा डल हो। तो इन रंगों की चमक ज्यादा समय तक रहती है। मतलब ये नहीं कि हमेशा चमक बनी रहती है, डल होती है लेकिन उतनी नहीं जितनी अन्य रंगों की होती है, अन्य माध्यमों में होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है ये बात यहाँ तक?
कि टेम्परा शब्द टेम्पर से बना है, जिसका अर्थ पदार्थ को कड़ा करना या ताकत उत्पन्न करना है। इस विधि में माध्यम के रूप में किसी पायस का उपयोग किया जाता है जो पानी में घुलनशील होता है, घुल जाता है। इसके सूखने के बाद इस पर तैल या पुनः टेम्परा रंग से कार्य किया जा सकता है, क्योंकि फिर ये अघुलनशील हो जाते हैं। अघुलनशील है, वहां पे अघुलनशील लिख गया है, अघुलनशील होता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्यों अघुलनशील होता है? क्योंकि ये सूखने के पश्चात ये रंग अपने ऊपर या चित्र के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली का निर्माण करते हैं। अब वो झिल्ली जो है वो कागज की सतह पर जो रंग लगा है उसको पानी से बचा लेता है, तो इसलिए वो रंग घुल नहीं पाते हैं, है नहीं, उस पारदर्शी झिल्ली की वजह से। वो आपको नजर नहीं आएगी, उस पर जब आप लाइट मारेंगे तो चमक, आपको जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो उसी पारदर्शी झिल्ली के कारण ही होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। पोस्टर रंगों में और टेम्परा रंगों में भिन्नता क्या है? टेम्परा रंग भी अपारदर्शी होते हैं और पोस्टर रंग भी अपारदर्शी होते हैं। फर्क इतना है कि टेम्परा रंग अगर पूर्ण रूप से ये पोस्टर रंग अगर, परंतु उसे पूर्ण रूप से टेम्परा नहीं कह सकते हैं। पोस्टर रंग अगर पूर्ण रूप से सूख गया है और उसके बाद आप उस पर चित्रकारी करते हैं, पूरी आकृत पे या पूरे चित्र पे अगर आप रंग लगाते हैं ब्रश से, तो वो रंग छूट जाएगा नीचे से, क्योंकि उस पर पारदर्शी झिल्ली का निर्माण नहीं कर पाते हैं पोस्टर रंग, है नहीं। इस प्रकार के माध्यम में केवल आप आउटलाइनिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे हम चलेंगे तो टेम्परा रंगों के लिए चित्रभूमि यानी कि धरातल, यानी कि किन किन चीजों पर या किन किन सतहों पर टेम्परा माध्यम में आप काम कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे, है नहीं। देखिए, टेम्परा चित्रण के लिए कागज, तारपत्र, चूने द्वारा तैयार भित्ति अच्छी सतह मानी जाती है नहीं। ठीक, ये ध्यान कर लीजिएगा। भित्ति पर अगर आप दीवार पे टेम्परा रंग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है? भित्ति पर खड़िया के पतले लेप करने के उपरांत चित्रण किया जा सकता है। खड़िया का लेप लगा सकते हैं या चूने का लेप लगा सकते हैं, पतला पतला सा, है नहीं, बहुत पतला सा चूने का लेप दीवार पर लगा दीजिए और उसके बाद फिर टेम्परा माध्यम में आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। हस्त निर्मित टाइल्स, जो टाइल्स आपकी आती हैं जो हाथों की मतलब बनी होती हैं, उस पर भी टेम्परा विधि से कार्य किया जा सकता है। गैसोपट क्या होता है? गैसो पैनल्स, गैसोपट, तो इसमें लकड़ी का एक बोर्ड होता है जिस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, गोंद, ये सब चीजें मिला लेते हैं और उस लकड़ी के बोर्ड पे उसकी एक मोटी परत लगाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, गोंद, है नहीं, ठीक है, इन सब चीजों को मिला लेते हैं और लकड़ी के बोर्ड पर इसका एक पेस्ट लगा देते हैं। वो जब सूख जाता है तब उस पर टेम्परा माध्यम से जब हम चित्रण, ये जो धरातल होता है लकड़ी के बोर्ड पे प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये जो गोंद होता है, ठीक है, इन सब का मिश्रण उस लकड़ी के बोर्ड पे, जो बोर्ड होता है, जो धरातल होता है जिस पर हम लेप लगाएंगे, उस लेप को लगाने के पश्चात वो लेप जब सूख जाता है तो ये जो होता है, अब ये जो धरातल तैयार हुआ उसको हम गैसोपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैसोपट बोलते हैं, है नहीं। इस धरातल का उपयोग इस प्रकार के धरातल पर टेम्परा के साथ साथ तय रंगों से भी इस पर चित्रकारी की जा सकती है। टेम्परा से भी की जा सकती है और तय रंगों से भी की जा सकती है। कोई भी लकड़ी का बोर्ड होगा जिसके ऊपर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और गोंद और ये जो आपका टारपाइन का तेल, ये सब मिला लेते हैं। उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और गोंद मुख्य रहता है नहीं। इन सब का एक लेप तैयार कर लेते हैं और उस लकड़ी की सतह पर लगा देते हैं। वो सूख जब जाता है तब उसकी घुटाई कर दी जाती है जिससे वो चिकना हो जाता है और ये जो सतह आपकी तैयार होती है उसको गैसोपट बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो गैसोपट, आगे अभी इस टॉपिक के खत्म होने के बाद कुछ शब्दावलियां आएंगी, जैसे गैसोपट क्या होता है। गैसोपट, तो इसके बारे में आपको 2 लाइनें बताई जाएंगी, डेफिनेशन इसकी, है नहीं। ग्लेजिंग क्या होती है, इसके बारे में भी चर्चा, वो शब्दावलियों पे भी आपको एक क्लास देंगे इस बार। लकड़ी, जो लकड़ी आपकी होती है, पटरा होता है, उसको आप बढ़िया रंधे से या रेगमाल से रगड़ लीजिए, उसको चिकना कर लीजिए और उस पर टेम्परा माध्यम से डायरेक्ट आप चित्र बना सकते हैं। हार्डबोर्ड जो आपके आते हैं प्लाई के, है नहीं, उस पर, और तेल माध्यम के लिए अनुपयुक्त कैनवास पर भी, अनुपयुक्त कैनवास पर और कागज पर अंडे की जर्दी वाले टेम्परा विधि में कार्य अच्छा होता है। ठीक है, तो इन धरातलों पर आप काम कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तेल माध्यम के लिए अनुपयुक्त कैनवास, मतलब कुछ कैनवास भी ऐसे आते हैं, कुछ कपड़े ऐसे भी आते हैं जिन पर तेल रंग नहीं चल पाता है, तो ऐसे कपड़े
पर आप टेम्परा माध्यम से अगर काम करते हैं तो वो चल सकता है या हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कागज और भित्ति जो दीवार होती है वो टेम्परा रंगों के लिए सबसे बढ़िया चीज है, इनमें से भित्ति सबसे बेटर चीज है नहीं? तो ये ध्यान कर लीजिएगा। अब मीडियम क्या होगा, माध्यम क्या होगा, यानी कि टेम्परा रंगों के लिए हम पायस पायस देखेंगे कि कौन कौन से पायस होते हैं जिनमें आप रंगों को घोल करके और टेम्परा माध्यम या टेम्परा रंगों का निर्माण करते हैं, है नहीं? रंग तो आपके पास चूर्ण के रूप में ही होते हैं, ठीक है। आगे भी और भी पॉइंट आएंगे किस किस रूप में वर्तमान में मार्केट में उपलब्ध है, वो अलग बात है। लेकिन चूर्ण के रूप में रंगों का पाउडर होगा, उन पाउडरों को आप जिसमें आप घोलेंगे वो इसका पायस कहलाएगा, इसका मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो माध्यम दो टाइप के बताए गए टेम्परा रंगों के लिए। प्राकृतिक में अंडे की जर्दी, यॉक, संपूर्ण अंडा, होल एग, अंडे की सफेदी, एल्बुमेन बोलते हैं जिसको, दूध का रेजिन या दूध आप भी केवल कह सकते हैं, है नहीं? इतनी जो चीजें हैं ये प्राकृतिक हैं, ये प्राकृतिक मीडियम है, ठीक है। सिंथेटिक पायस जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, ये तो डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं, अंडे की जर्दी, याक और एल्बुमिन, है नहीं? ये ध्यान रखना। अब आता है जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जैसे बबूल की गोंद, जैसे बबूल से गोंद मिला तो वो डायरेक्ट नहीं मिला देते हैं, उस गोंद का शुद्धिकरण किया जाता है, उसके पश्चात उसको प्रयोग में लाया जाता है, डायरेक्ट नहीं यूज किया जाता है। बबूल की गोंद, ग्लिसरीन, अलसी का तेल, लिंसेड ऑयल, इन सब चीजों को भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें लिंसेड ऑयल का अगर आप चाहें तो काट भी सकते हैं, क्योंकि लिंसेड ऑयल मुख्य रूप से तैल रंगों के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। लेकिन टेम्परा में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, यह ध्यान रखना। अब यहाँ पर टेम्परा को आपको तीन चीजें याद रखनी है, अंडे की जर्दी, ठीक, बबूल की गोंद और दूध, ये तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम है। यही आपसे पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि टेम्परा रंगों के लिए पायस के रूप में किन का उपयोग करते हैं। तो अंडे की जर्दी जो फर्स्ट पॉइंट है, दूध और बबूल की गोंद। इसमें जो दूध है वो सर्वोत्तम पायस माना जाता है, ठीक है। ये दो तरह से पूछा जाता है कि प्राकृतिक रूप से पायस सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तब भी दूध, और टेम्परा रंगों के लिए सबसे श्रेष्ठ पायस कौन सा है, तब भी दूध, है नहीं? ये ध्यान कर सकते हैं। तो ये क्या है, तो ध्यान रखना, प्राकृतिक पायस में दूध सबसे बेस्ट रहेगा, उसके बाद अंडा सबसे बेस्ट है, और सिंथेटिक में बबूल तो टॉप पर हाई है। इसका क्रम क्या है, अगर आपसे कहे तो दूध, फिर अंडे की जर्दी और फिर बबूल, इस तरह से। अगर वो आपसे पूछे कि सिंथेटिक पायसों में सबसे श्रेष्ठ पायस कौन सा है टेम्परा रंगों के लिए, तो बबूल की गोंद है। जब वो इस तरह से वो लगा के पूछे प्राकृतिक या सिंथेटिक, और अगर वो नॉर्मल पूछ रहा है कि टेम्परा रंगों के सबसे शुद्ध या श्रेष्ठ पायस क्या है, तो दूध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उपयुक्त समस्त माध्यमों को पायस भी कहा जाता है, यानी कि इमुल्सन कहा जाता है। ये जो भी माध्यम आपको दिए गए, अंडे की जर्दी, संपूर्ण अंडा, अंडे की सफेदी, दूध, यहाँ पर तो मीडियम हेडिंग डलवाई गई है, इस मीडियम को इमुल्सन भी कहा जाता है, जिसको हम पायस कहते हैं। इनमें दूध पायस सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, दूध जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इतना बात क्लियर होती है यहाँ तक? जी सर। ठीक है, आगे आइए। अब चलते हैं चित्रण विधि की तरफ कि टेम्परा रंगों से कैसे आप चित्र बनाते हैं। देखिए, हमने इस पे विधि नहीं लिखी है, विधि अगर लिख करके देते हैं तो बड़ा लंबा मामला हो जाता है, उसको बस नॉर्मल समझ लीजिए, ठीक है। टेम्परा रंगों को हम उसी प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। इसमें आप हल्के और डार्क दोनों टाइप से लगा सकते हैं। जैसे दो माध्यमों में आपकी शर्त है, जल रंग में और तेल रंग में, उनमें शर्त है, इसमें कोई शर्त नहीं है। इसमें बस फर्क इतना है कि जब आप छाया प्रकाश दिखाने चलें तो रंगों के विभिन्न टोन्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो टोन्स आपको पहले ही प्लेट पे मिक्स कर बना लेनी है, उस पे मत बनाइएगा वहीं पे, ये पहले आपको बना लेनी है साथ ही साथ में। बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत बचा तो वो चित्र में ही मिक्स हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ध्यान करेंगे। तो चाहे आप इसको इस तरह से समझ लें कि सबसे पहले कागज लेते हैं, फिर उस पर रंग लगाते हैं, फिर या जो भी चीजें हैं, तो उससे वो कोई प्रश्न आपसे पूछने वाला है नहीं, ठीक है। और वो हम यहाँ पर आपको
लिख करके दें ये उचित नहीं है। ठीक है, जो मेन बातें हैं उस पे करते हैं। टेम्परा चित्रण की 3 विधियां प्रचलित हैं। बिना वार्निश किया हुआ टेम्परा, वार्निश किया हुआ टेम्परा, तैल चित्रण की अंडर पेंटिंग्स। ये दो तो आपके कोई मतलब की चीजें नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है, इसके बारे में आप जान भी लीजिए क्या है ये टेम्परा। ये 3 नंबर का है तैल चित्रण की अंडर पेंटिंग, इसको समझिए। कुछ चित्रकार पहले टेम्परा विधि से चित्र बनाकर ऊपर से तैल माध्यम में पुनः रचना करते हैं। इससे चित्र में पुनः चमक आ जाती है। जैसे एक बार टेम्परा माध्यम में चित्र बना लिया, वो सूख गया, उसके ऊपर हमने तैल माध्यम में चित्र बना दिया, है नहीं, तैल माध्यम का उपयोग करते हुए। ठीक है, इस प्रकार की जो पेंटिंग्स होती हैं, इस प्रकार का जो कार्य होता है, उसको अंडर पेंटिंग के रूप में टेम्परा का प्रयोग बोलते हैं कि अंडर पेंटिंग हुई है, ये तैल रंगों की अंडर पेंटिंग बोला जाता है उसको। ठीक है, कि तैल की टेम्परा चित्रों के ऊपर पुनः तैल माध्यम में चित्र बनाना क्या कहलाता है? तो ये अंडर पेंटिंग, टेम्परा अंडर पेंटिंग कहलाता है। टेम्परा अंडर पेंटिंग कहलाता है, तैल चित्रण नहीं कहलाएगा, टेम्परा अंडर पेंटिंग कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर रंगों के उतार चढ़ाव के लिए हैचिंग विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम हैचिंग का मतलब क्या होता है, हैचिंग कैसे होती है, ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव, इसको क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। कि जब टेम्परा रंगों को लगाया जाता है और रंगों में उतार चढ़ाव का मतलब यहाँ पर टोन से है, तो हम रंगों को ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे लगाते हैं उसको। तो वो जब ऐसे ऐसे होते हैं तो प्लेट पे तो आपको मिक्स हो ही जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत यहाँ मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद अगर आपको और डार्क लाइट का इफेक्ट लाना है तो सीधे रंग लेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, सीधे रंग लेंगे और डायरेक्ट चित्र के धरातल या सरफेस पर लगाएंगे और उसको ऐसे ऐसे मिक्स करते हुए उसको हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काम है। तो इसमें बस इतना आपको ध्यान रखना कि रंगों के उतार चढ़ाव के लिए, यानी कि रंगों की टोन्स के लिए हम हैचिंग विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि ब्रश को हम तिरछा लाइनदार चलाते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, ये ध्यान कर लीजिएगा इतना। ठीक है, भारतीय टेम्परा विधि, हाँ, भारतीय टेम्परा विधि क्या थी? जो आपकी इंडियन टेम्परा पेंटिंग जो अजंता बाग सिगरिया में मुख्य रूप से देखने को मिली, उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। भारतीय टेम्परा विधि अजंता बाग सिगरिया आदि की गुफाएं और 16वीं शताब्दी में मुगल और राजपूत शैलियों में कागज पर चित्र पद्धति से निर्मित हुए। यानी कि यहाँ पर भारतीय टेम्परा विधि यानी कि अजंता बाग सिगरिया आदि की गुफाएं और 16वीं शताब्दी में मुगल राजपूत शैलियों में कागज पर जो चित्र निर्मित हुए वह भारतीय टेम्परा पद्धति में है। ठीक है, थोड़ी सी भिन्नता थी इसमें। शुद्ध रूप में अगर देखा जाए, भारत में जो टेम्परा की शुरुआत या कुछ देखा जाए शुद्ध रूप में, तो मुगल राजस्थानी पहाड़ी कला शैलियों में ही प्रयोग किया गया। जो शुद्ध टेम्परा टेक्निक है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से कागज पर प्रचलन में आई। ठीक, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान कर लेना। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आपको पेपर में मिले तो जो आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उनमें जो टेम्परा रंग प्रयोग किया गया वो शुद्ध टेम्परा रंगों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान कर लीजिएगा। कपड़े पर चित्रांकन की टेम्परा माध्यम में कपड़े पर भी चित्रांकन किया जाता है टेम्परा रंगों से। इसमें धरातल में चावल लगाते हैं, फिर उसे सुखाकर घोटकर फिर कागज की ही भांति आगे चित्रण प्रारंभ करते हैं। क्या होता है, कपड़ा होगा उसमें चावल का जो माड़ होता है या चावल को पीस लीजिए और कपड़े के ऊपर लगा दीजिए, जिससे कपड़े के छिद्र क्या होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उसको सुखा लेते हैं, फिर उसको घोंट लेते हैं, उस कपड़े की घोटाई करते हैं। कक्षा 1-2 में आप लोगों ने पटरी पे कांच की शीशी से घोटाई की होगी, है नहीं? और बाकी का कार्य जैसे कागज पर आप टेम्परा रंग लगाते हैं वैसे ही कपड़े पर भी आप उसी टेक्निक में काम करेंगे। कपड़े को किसी सख्त सतह पर चिपकाकर ही कार्य किया जाता है नहीं? वरना वो हिलेगा, डुलेगा या दबेगा भी। तो किसी बोर्ड पे या फ्रेम पे उसको कस लीजिए, उसके बाद फिर टेम्परा माध्यम से
काम करिएगा। अब आप जानते हैं कि भारत में टेम्परा माध्यम में काम करने वाले ढेर सारे कलाकार हैं। नाम लेना, क्या नाम लेके, वेंकटप्पा का नाम ले लीजिए, यामिनी राय का नाम ले लीजिए, नंदलाल बोस का नाम ले लीजिए, और कोई है? बहुत सारे कलाकार हैं, ये मुख्य रूप से आते हैं। इसमें नंदलाल बोस तो नंबर टॉप पे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यामिनी राय है, के वेंकटप्पा है नहीं, के वेंकटप्पा। खासगीर ने भी टेम्परा में काम, मतलब कई बंगाल शैली के लगभग जितने भी कलाकार हैं लगभग सब ने टेम्परा माध्यम को थोड़ा बहुत काम किया है उन्होंने, है नहीं। वाद शैली मुख्य रहा लेकिन टेम्परा में भी काम किया। नंदलाल बोस और नंदलाल बोस की जो शिष्यत्व परंपरा है, उन्होंने टेम्परा में खूब काम किया। सुधीर रंजन खासगीर का भी नाम है, नंदलाल बोस का भी नाम है, विनोद बिहारी मुखर्जी का भी नाम है टेम्परा जैसा। तो ये ध्यान कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो टेम्परा माध्यम क्लियर है। टेम्परा में सिर्फ 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। मीडियम यानी कि जो पायस होता है, किस कौन कौन से पायस होते हैं वो ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। टेम्परा रंगों में ये पारदर्शी है या अपारदर्शी है, तो अपारदर्शी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार के पॉइंट आपके आते हैं। जैसे पायस का संबंध किससे, तो टेम्परा रंगों से है। पायस को क्या कहते हैं, मुल्सन कहते हैं। पायस क्या है, ये मीडियम है टेम्परा रंगों को घोलने के लिए या टेम्परा रंगों का निर्माण करने के लिए। टेम्परा रंग सूखने के पश्चात किस चीज का निर्माण करते हैं, तो पारदर्शी सतह या झिल्ली का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का पॉइंट आपको बता देना है, ठीक है, ये ध्यान कर लीजिएगा। बात हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। तैल चित्रण विधि, ऑयल मीडियम टेक्निक्स। तैल रंग माध्यम पर्याप्त प्राचीन माध्यम है। इस पद्धति का चित्रांकन स्थायी रहता है और इसमें चमक भी रहती है। यह बहुत लोकप्रिय भी रहा। तेल चित्रण का प्रारंभ यूरोप में हुआ, ठीक है, जो वर्तमान समय या मुख्य रूप से आधुनिक टेम्परा विधि, आधुनिक तैल माध्यम या जो कुछ है वो सब इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। आइए, तैल रंग के सबसे प्राचीनतम उदाहरण अफगानिस्तान की बमियान की गुफाओं में उपस्थित है, ठीक है। इससे पुराने तैल चित्र या कुछ इस प्रकार का अभी तक नहीं मिला है नहीं। लेकिन इसको वो तैल चित्र नहीं माना जाता है जो वर्तमान में प्रचलन में है नहीं। तो ये ध्यान रखना। वर्तमान तैल माध्यम के जन्मदाता, जिसमें आप लिंसेडार्ड मिलाते हैं, ठीक है, जन्मदाता नीदरलैंड के चित्रकार आइक बंधु, जिनमें वो 2 भाई थे, ह्यूबर्ट वान आइक व जॉन वान आइक। इनमें से कोई एक अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिस्ट था जिसने तैल रंगों का जन्मदाता या जनक माना जाता है, तो जॉन वान आइक का नाम ध्यान रखना। वैसे तो आइक बंधु लिख के आएगा, अगर इन दोनों में से अलग अलग कोई नाम लिख के आता है, एक चुनना हो, तो जॉन वान आइक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, है नहीं। ये ध्यान रखेंगे इतना आप। ने इसकी शुरुआत की तथा अंग्रेजों के साथ यह भारत में आया, ध्यान रखना। भारत में इस चित्रण विद्वत में सर्वप्रथम चित्र निर्माण की शुरुआत त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा ने। इस पॉइंट को ध्यान, ये ना लिखेंगे कि त्रावणकोर के राजा, ये पढ़ के अगर रुक जाएंगे तो मामला उल्टा हो जाएगा। इतना पढ़ें कि त्रावणकोर के, कामा लगा लीजिए, राजा रवि वर्मा ने अपने गुरु थियोडोर जॉनसन की निगरानी में प्रारंभ किया। वो चित्रकार है राजा वर्मा। भारत में तैल रंगों का या तैल माध्यम की शुरुआत या जो कुछ माना जाता है सब राजा वर्मा को माना जाता है। विश्व स्तर पर नीदरलैंड के 2 आर्टिस्टों को माना जाता है। 2 भाई थे, ह्यूबर्ट वान आइक और जॉन वान आइक। इनको आइक बंधु कहा जाता है। ऑप्शन इस तरह से आपसे हो सकता है, ठीक है, आइक बंधु अगर इस तरह से लिखा है तब कोई और ऑप्शन में आपके पास नहीं होगा, आइक बंधु होगा, आप लगा लेना। नाम डालता है जैसे ह्यूबर्ट वान आइक डाल दे आपको, है नहीं, ह्यूबर्ट वान आइक या जॉन वान आइक, इस तरह से नाम डाल दे अलग अलग, है नहीं, न्यूटन, कोई भी ऑप्शन डाल दे। तो अगर इस तरह के अलग अलग ऑप्शन है तो इसको वरीयता देनी है, किसको, जॉन वान आइक को वरीयता देनी है मुख्य रूप से, है नहीं। ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। भारत में राजा वर्मा है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, कोई कंफ्यूजन है नहीं, है नहीं, ये ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री था तैल रंगों का, वो आपको यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं ये प्रश्न।
अब तैल रंगों के लिए किस प्रकार की सतह आपको चाहिए, तो उस सतह पर चर्चा कर लेते हैं। सरफेस क्या है? तो तैल चित्रण के लिए कई प्रकार की सतह का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। काष्ठ फलक, लकड़ी का बोर्ड जिसमें मैसोनाइट, हार्डबोर्ड आदि होते हैं, एवं गैसोपट जिसकी चर्चा ऊपर आपसे की गई थी, ठीक है, पर भी तैल माध्यम में कार्य होता है। लेकिन स्ट्रेचर में कसा कैनवास चित्रकारों की पसंदीदा चित्रभूमि है। स्ट्रेचर का मतलब है फ्रेम, जो कैनवास आपका होता है उसकी बात कर रहा है। कैनवास जो है वो चित्रकारों की पसंदीदा चित्रभूमि मानी गई है, ये ध्यान रखना। इस पर कार्य बहुत अच्छा होता है। चित्रभूमि के निम्न प्रकार हैं। कितनी प्रकार की सतहों पर आप तैल माध्यम चला सकते हैं? दीवार या भित्ति पर भी कार्य हुआ है, जो अत्यंत प्राचीन समय में होता रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर हमने बताया कि बमियान की गुफाओं वाला पॉइंट है नहीं। काष्ठ फलक, वुडन पैनल, जो लकड़ी के फलक होते हैं, जो पटरे होते हैं, उसको समझिए। भित्ति की ही भांति काष्ठ फलक को भी रेगमाल पेपर से घिसकर चिकना करते हैं, फिर उस पर वार्निश, ग्लू या सरेस आदि से साइजिंग कर लेते हैं। साइजिंग का मतलब है उस पर पहला हम कोट लगाते हैं। लकड़ी ले ली, उस पर रेगमाल से आपने उसको रगड़ दिया, चिकना कर दिया, फिर उस पर आपने वार्निश, ठीक है, वार्निश ले लीजिए, लिक्विड फॉर्म में होता है नहीं, वार्निश लीजिए। गोंद आपके पास है तो गोंद ले लीजिए और उसकी पतली परत लगा दीजिए। इसको इसलिए लगाया जाता है क्योंकि रेगमाल रगड़ने के बाद भी अगर पटरे की सतह में जो लकड़ी का ये फलक है, जो टुकड़ा है, जो पटरा है, अगर उसमें कोई छिद्र छोटे छोटे रह गए हैं तो इस गोंद या इन सब चीजों से वो भर जाएंगे और सतह और ज्यादा चिकनी और मजबूत हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को साइजिंग बोला जाता है, ठीक है। बोर्ड जो आपके लकड़ी के ही होते हैं, अक्सर दोनों ओर चिकने या एक और खुरदुरा या एक और चिकना बोर्ड बाजार में उपलब्ध है। बोर्ड को हार्डबोर्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसे मैसोनाइट बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। बोर्ड जो लकड़ी के ही होते हैं, बने बनाए मार्केट से आते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस जानकारी हेतु हमने आपको दे दिया है। दोनों ओर सपाट सतह वाले, है नहीं, एक ओर सपाट और दूसरी ओर खुरदुरी बनावट वाले, मोटी बनावट वाली सतह और महीन बनावट वाली सतह, ठीक है। तो इसमें कोई फर्क नहीं, आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका। फिर है कैनवास बोर्ड। क्या होता है? यह एक प्रकार का कैनवास ही है जिसे बोर्ड पर चिपका देते हैं। यह तैल चित्रण के अभ्यास के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। बोर्ड पर चिपका देते हैं। कैनवास का मतलब यहाँ पर कपड़े से है कि कोई कपड़ा आप ले लीजिए और बोर्ड पर चिपका दीजिए और उस पर आप तैल माध्यम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि कैनवास बनवाएंगे फ्रेम या स्ट्रेचर से तो बड़ा महंगा पड़ता है, और कपड़ा ले लीजिए बोर्ड पर केवल चिपका लीजिए। उस प्रकार का धरातल तैल रंगों के अभ्यास के लिए अच्छा रहता है। फाइनल पेंटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास हेतु वो जो धरातल है वो काफी बेटर माना जाता है। अब आते हैं कैनवास की तरफ, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैनवास तैल चित्रण के लिए सर्वोत्तम भूमि क्या है? कैनवास है। अब आप देख लीजिए, जब आपको टेस्ट पेपर में दिया जाए ऑप्शन तब ढूंढिएगा मत, सीधे सीधे आपको लिखा दिया गया है, ठीक है। चित्रण के लिए सर्वोत्तम भूमि क्या है? कैनवास। काहे का कपड़ा होता है? लीनिन। लीनिन है या लेलिन कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन लीनिन का कपड़ा, ठीक है, कैनवास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, जो जूट, सन तथा कपास के मिश्रण से तैयार किया जाता है, ठीक है। इन तीनों का मिश्रण होता है लीनिन का कपड़ा, जो कि कैनवास के जो कैनवास आपके जो बनते हैं उसमें ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस पर नमी तथा हवा का प्रभाव सबसे कम होता है। बाकी सब चीजों पे होता है, लेकिन इस कपड़े पर नमी और हवा का प्रभाव सबसे कम होता है, लेकिन कम होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं स्ट्रेचर। स्ट्रेचर का मतलब क्या है? जो सांचा आपका रेडी होगा, जिसके ऊपर लेनिन का कपड़ा आप कसेंगे, है नहीं, ये ध्यान कर लीजिएगा। स्ट्रेचर उसको बोलते हैं, किसको? जिस पर आप कपड़ा कसेंगे, है नहीं, ये ध्यान कर लेंगे। स्ट्रेचर लकड़ी के बने फ्रेम को कहते हैं, जो चौकोर कैनवास चौकोर बना सकते हैं, आयताकार बना सकते हैं, त्रिकोणाकार बना सकते हैं, है नहीं, कहीं कहीं गोलाकार भी बनते हैं अब
लेकिन मुख्य रूप से चौकोर और आयताकार ही रूप आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से आयताकार सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तैयार किए जाते हैं, लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से बाजार में उपलब्ध हैं। इनके कोने कटे कटाए मिलते हैं। स्ट्रेचर पर कैनवास कपड़े को कसने के लिए महीन कीले या बड़े वाले स्टेपलर गन का प्रयोग करते हैं। एक लकड़ी का फ्रेम जो आपने बनाया उसको स्ट्रेचर कहते हैं। उस स्ट्रेचर के ऊपर जब आप कपड़ा कसते हैं तो या तो हथौड़ी और आपके पास कीले होनी चाहिए महीन वाली, कपड़ा खींचते जाइए, उसको ठोकते जाइए, या तो गन होनी चाहिए। बड़े बड़े लोगों के पास, जो आपके कारपेंटर होते हैं, उनके पास होती है, फट 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 लगाते हुए चले जाते हैं, है नहीं? तो क्या होता है, वो कपड़ा जो होता है उसके ऊपर, फ्रेम के ऊपर कस जाता है। कसा है किसी ने? किसी ने बनाया है कैनवास? नहीं बनाया नहीं है सर, बट दोनों को देखा है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत आसान काम है। ठीक है, बस फ्रेम आप बनवा लें, मतलब फ्रेम अच्छे से बन जाए काट पीट करके, तो कपड़ा उस पर कसना बढ़िया रहता है, अच्छा लगता है काम करना। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेचर का मतलब है, जिस पर आप कपड़ा कसेंगे उसको स्ट्रेचर बोल रहे हैं आप। ठीक है, ये ध्यान कर लीजिएगा। अब आती है प्रक्रिया साइजिंग की। कैनवास स्ट्रेचर के ऊपर कपड़ा लग के वो फ्रेम आपका रेडी हो गया। अब प्रक्रिया आएगी साइजिंग करना। साइजिंग क्या होती है, देखिए, एक अच्छे कपड़े को किसी लकड़ी के चौखटे पर, फ्रेम पर, जिसको हमने स्ट्रेचर कहा था उसी को यहाँ पर उसने फ्रेम कह दिया है, यानी कि चौखटे के लिए फ्रेम शब्द का इस्तेमाल किया गया, पर हल्का सा कस कर एक पतली सतह पानी में घुले हुए सरेस की लगा देते हैं। सरेस यानी कि गोंद टाइप का आता है, आजकल मार्केट में उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे वाइट, हाँ टेक्सचर वाइट जिसको बोलते हैं। आजकल जो मार्केट में मिलता है उसको हम टेक्सचर वाइट बोलते हैं। वो केवल कैनवास पर लगाने के लिए ही आता है मुख्य रूप से। अब तो कैनवास ही ऐसे आते हैं जिस पर टेक्सचर वाइट पहले से लगा होता है, तो ये झंझट नहीं होता है, वो लगा लगाया आता है। लेकिन आप अगर कपड़ा ला करके, लकड़ी का फ्रेम बनवा करके अगर कैनवास बनाते हैं तो ये काम आपको साइजिंग वाली करनी ही है। जो बना के बेचता है वो भी यही प्रक्रिया करता है। ठीक है, ये ध्यान कर लेना। तो आजकल वर्तमान में क्या है, टेक्सचर वाइट। अगर ये नहीं था तब क्या था, पानी में घुले हुए सरेस, सरेस का मतलब गोंद है, यहाँ पर पानी में घोल लेते थे और उसकी, अब पतला नहीं घोलेंगे, गाढ़ा घोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान कर लीजिएगा। और उसको उसके ऊपर ब्रश, चौड़े ब्रश से कैनवास के ऊपर लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि कपड़ा है, कपड़े में छिद्र होते हैं, बहुत हल्के हल्के भी होते हैं, है नहीं? कपड़े की जैसी क्वालिटी होगी वैसे उसमें छिद्र होंगे। तो अच्छा कपड़ा है तो बहुत हल्के हल्के छिद्र होते हैं या बचे रहते हैं, है नहीं, या होने की संभावना होती है। तो इसलिए गोंद लगा दिया जाता है ताकि कपड़े के छिद्र जो हैं वो बंद हो जाएं, ताकि जब आप रंग लगाएं तो कपड़े के आर पार ना जाए रंग, है नहीं, उस प्रक्रिया के लिए। तो इसे क्या कहते हैं, उसे साइजिंग कहते हैं। पानी में घुले हुए सरेस की एक तह लगाते हैं, या टेक्सचर वाइट जो मार्केट में आता है उसको निकाल करके उसके ऊपर लगाते हैं। यह प्रक्रिया क्या होती है, साइजिंग बोली जाती है। ऐसा करने से कपड़े के महीन छेद बंद हो जाते हैं तथा एक हल्की झिल्ली कपड़े पर आने से वह तेल रंगों के सीधे संपर्क में नहीं आता है। जो छेद होते हैं वो संपर्क में नहीं आते हैं। ठीक है, ये ध्यान कर लीजिए, ये साइजिंग हो गई। अब प्राइमिंग क्या है इसको देखिए। साइजिंग करने के बाद कैनवास पर सफेदा, क्या होता है, सफेदा, ये सफेदा जो होता है वो जिंक टिटेनियम अथवा लेड ऑक्साइड, जिंक टाइटेनियम आरलेक्स ऑक्साइड, तारपीन का तेल, अलसी का तेल का मिश्रण या सफेद कैसीन रंग, प्लास्टिक इमल्सन के लेप चौड़े फ्लैट ब्रश से कैनवास पर लगाए जाते हैं। ठीक है, ये उससे अलग है थोड़ा सा काम ये। ठीक है, इस प्रक्रिया को प्राइमिंग कहते हैं। साधारण रूप से प्राइमिंग की 2 सतह लगाई जाती है, दो कोट उसके किए जाते हैं उस पे। ठीक है, साइजिंग के पश्चात प्राइमिंग की प्रक्रिया की जाती है, ये ध्यान कर लीजिएगा। ये तो हो गया कैनवास का सिस्टम कि कैनवास कैसे आपका बनेगा।
अब ये कैनवास बन के रेडी हो जाएगा जब साइजिंग और प्राइमिंग की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइजिंग और प्राइमिंग की प्रक्रिया किस में की जाती है, तो कैनवास में की जाती है। और कैनवास का संबंध किससे है, तैल रंगों से है नहीं। हालांकि एक्रेलिक में भी कैनवास यूज कर लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शुरुआत में प्रारंभ में सर्वप्रथम तैल रंगों के लिए ही आया, तो इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऑयल सीट्स जो आपकी आती हैं, तैलीय कागज जिसको हम बोलते हैं ऑयल सीट, देखिए किसी ने ऑयल सीट, जिसको हम हाँ ऑयल सर, सीट देखा बोलते है, हैं, न्यूज़ ये में देखा तैलीय है। कागज, हाँ ठीक है। जो काम कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने ये सब किया होगा, देखी हमने भी है, काम हमने इस पे नहीं किया है ऑयल सीट पे, ठीक है। देखी है, खरीदी भी है, सब कुछ है, देख सब चुके हैं। लखनऊ में रस्तोगी जी की दुकान है, उनके वहां सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लगभग लगभग देखी सब चीजें हैं, लेकिन काम उतना हम लोगों ने नहीं किया है नहीं, थोड़ा बहुत किया है, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये भी तैल चित्रण के अभ्यास के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है, अभ्यास हेतु, है नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती, लेकिन अभ्यास के लिए बढ़िया होता है, तो ये ध्यान कर लेंगे। तो इतने सारे धरातलों पे आप तैल चित्रण कर सकते हैं। अब चलते हैं माध्यम की तरफ। जो तैल रंग होते हैं उनमें आप क्या मिलाकर उनको घोलते हैं, उसकी बात करते हैं। तैल चित्रण के लिए माध्यम स्वरूप जिन तैलों का इस्तेमाल करते हैं वे हैं मुख्य रूप से तारपीन का तेल, अलसी का तेल और वार्निश, तीन चीजें हैं ये। अब इनमें किस चीज के लिए किसका प्रयोग करते हैं उस पे बाद में आते हैं। बाजार में ये दो रूपों में मिलते हैं, एक कच्चा और दूसरा शुद्ध, इसका कोई मतलब नहीं। अब चलते हैं तारपीन के तेल की तरफ। इसका उपयोग क्या है तैल रंगों में, देखिए टर्पेंटाइन ऑयल बोलते हैं, शुद्ध किया हुआ तारपीन जो रिफाइंड टर्पेंटाइन या स्प्रिट ऑफ टर्पेंटाइन के नाम से बाजार में बिकता है। तारपीन के तेल का प्रयोग मुख्य रूप से रंगों को पतला करने के लिए किया जाता है। पतला करने के लिए, पतले का मतलब क्या है कि ब्रश आपका है और आपने रंग लिया और कैनवास पर आपने लगाया और ब्रश चपक रहा है, तो उसमें आप तारपीन का तेल मिला लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, पतला हो, हल्का नहीं होगा, पतला हो जाएगा। पतले का मतलब ये है, ठीक है, कि ब्रश आपका आसानी से चलेगा लेकिन रंग की चमक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये पतले का अर्थ है कि रंग का जो लिक्विड फॉर्म है वो पतला हो जाएगा, रंग की चमक कम नहीं होगी, चमक उसकी उतनी ही रहेगी। क्योंकि टर्पेंटाइन जो तेल है वो हवा के संपर्क में आने पर उड़ जाता है, तो कैनवास से टर्पेंटाइल जो तारपीन का तेल है उड़ जाता है, तुरंत उड़ जाता है या थोड़ी देर बाद उड़ जाता है नहीं, और आपके रंग उस पर स्थायी हो जाते हैं और चमक के साथ बने रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि ब्रश चपकने लगा, फिर आप तारपीन का अलसी का तेल नहीं मिलाते हैं बार बार, अलसी का तेल एक बार मिलाते हैं, समझ रहे हो बात को। फिर उसके बाद रंग को गाढ़ा हो गया है तो उसको पतला करने के लिए ही टारपाइन तेल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ब्रश आसानी से कैनवास पे चल सके। तो इसका मुख्य रूप क्या है, या मुख्य रूप से तैल रंगों में इसका प्रयोग क्या है, रंगों को पतला करने के लिए, ठीक, ध्यान कर लीजिएगा। अब आते हैं अलसी के तेल की तरफ, लिंसर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं। अलसी का तेल इस हेतु सबसे उचित माध्यम माना गया, इसके हेतु सबसे उचित माध्यम माना गया है, ठीक है। माध्यम तारपीन का तेल भी बताया गया, माध्यम ये भी बताया गया, ये सबसे बेटर माना गया है, समझ रहे हैं ये बात, ये ध्यान रखिएगा। उसका जब वो तारपीन के तेल का जब संबंध पूछता है तो केवल इतना पूछता है कि तारपीन के तेल का उपयोग क्यों किया जाता है, रंग को घोलने के लिए, रंग को गाढ़ा करने के लिए, रंग में चमक लाने के लिए, या रंग को पतला करने के लिए। तो रंग को पतला करने के लिए, उस पे तारपीन के तेल से इसका कोई संबंध नहीं है। किताबों में जो बातें लिखी हैं, कहने का मतलब ये हमारा है, ठीक है, ये जो बातें कही गई हैं कि तारपीन के तेल का सिर्फ और सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, रंग को पतला करने के लिए, इसके मिलाने से, ठीक है, ना तो रंग की चमक बढ़ती है और ना घटती है। ये केवल और केवल ब्रश को कैनवास पे आसानी से चलाने में सहायक का काम करता है, बस। मतलब ये जो लगाना है कि तारपाइन तेल का इस्तेमाल सिर्फ रंग को पतला करने में है, इस रंग के प्रयोग से ना तो तय रंग की चमक घटेगी ना ही बढ़ेगी,
इसका और कोई उपयोग तैल रंग में या और कोई प्रभाव इसका तैल रंग में नहीं है। अगर शुद्ध टर्पेंटाइन तेल है तब, और इसका कोई इस्तेमाल तैल रंगों में या तैल रंगों पर टर्पाइन तेल का और कोई प्रभाव या इफेक्ट नहीं होता है, या कोई नुकसान या हानि नहीं होती। केवल एक ही काम इसका है, ऑयल कलर को पतला करने में, और इसलिए ताकि ब्रश और रंग कैनवास पे आसानी से चल सके। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। इतना हो सकता है उनकी बात सही हो, मतलब उनके अनुसार, और हो सकता है उन्होंने कुछ इस प्रकार के प्रयोग किए हों जिससे उनको कुछ रिजल्ट मिला हो, उस आधार पे वो ये बात कह रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो एक अलग पॉइंट है, तो वो उनका अपना प्रयोग हो सकता है, उनका अपना विचार हो सकता है, वो अलग चीज है। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि जब पेपर में आपको प्रश्न मिलेगा तो आप उससे बस इतना पूछेगा कि तारपीन तेल का प्रयोग तैल रंगों में किस लिए किया जाता है, तो रंग को पतला करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। आइए, अलसी का तेल इस हेतु सबसे उचित माध्यम माना गया। इसके हेतु यानी कि तैल रंगों हेतु फिल्टर किया हुआ पारदर्शी ट्रांसपेरेंट निर्वर्ण कलरलेस जिसको बोला जाता है। निर्वर्ण का मतलब उसमें कोई रंग नहीं होता है नहीं, इस प्रकार की कलरलेस की बात इन्होंने कही। जो शुद्ध अलसी का तेल है ये उसकी क्वालिटीज बता रहा है। अलसी का तेल इसके लिए सबसे अच्छा समझा गया और श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। यह लगभग एक माह में भित्ति यानी कि दीवार पर और 1.5 माह में कैनवास पर सूख जाता है। टर्पाइन तेल आधा एक घंटा बाद उड़ जाता है। ठीक है, वो उड़ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिंसेड ऑयल रंग को बांधे रखता है, कैनवास के साथ उसको जोड़ने में काम करता है। लिंसेड ऑयल जो इसका मुख्य माध्यम है तैल रंगों का। ठीक है, जो बाइंडर का काम करता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो दीवार पर अगर तैल माध्यम लगा है तो 1 महीना, और कैनवास पे लगा है तो लगभग 1.5 माह में ये सूख जाएगा। ठीक, फिर वार्निश करके आती है रोगन। चित्रण के लिए कोपाल वार्निश ही श्रेष्ठ है। अगर वार्निश कोई है तो कोपाल वार्निश आती है। ठीक है, सूखा बरोजा कोई चीज होती होगी, मुझे जानकारी नहीं है। राल, ठीक है, एवं तारपीन का तेल मिलाकर उबालने से वार्निश का निर्माण होता है। इस वार्निश का, इन चीजों को मिलाएंगे, उबालेंगे, फिर जो चीज आएगी वो वार्निश होगी, उसको आप तैल रंगों के साथ मिलाकर के काम करिए। ठीक है, ये ध्यान कर लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अलसी का तेल। अलसी का तेल रंग, जो तैल रंग होते हैं उनको कैनवास के साथ बांधने यानी कि बाइंडर के रूप में काम करता है। और जो टर्पाइन का तेल है वो तैल रंगों में जब हम मिलाते हैं तो रंगों केवल पतला करने के लिए, ताकि ब्रश कैनवास पर आसानी से चल सके, चपके ना। ठीक, ये ध्यान रखना, स्मूथली चल सके। अब आते हैं, अगर मोम मिलाते हैं आप तैल रंगों में, मोम को मिला करके कैनवास पर पेंटिंग करते हैं, दीवार पर करते हैं, तो क्या है, तो तैल रंगों को मोम में मिलाकर लगाने की टेक्निक को इनकास्टिंग कहा जाता है। ये ध्यान रखना कि तैल रंगों में जब मोम को मिलाते हैं माध्यम के रूप में, पिघला हुआ मोम, उसमें जब तैल रंग घोलते हैं और फिर जब चित्रण करते हैं, तो इस पद्धति को इनकास्टिंग पद्धति कहा जाता है या इनकास्टिंग तकनीक कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि इनकास्टिंग क्या है। तैल और मोम का मिश्रण या तैल रंगों का मोम के साथ मिश्रण इनकास्टिंग कहलाता है। अगर इस माध्यम में आप चित्र बनाते हैं तो वो चित्र इनकास्टिंग पद्धति कहलाएगी। वो जो चित्रण विधि है उसको इनकास्टिंग पद्धति कहते हैं, ये ध्यान रखिए। आइए अब चलते हैं चित्रण विधि की तरफ, कैसे तैल रंगों को आप लगाते हैं। तो तैल रंगों की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपके ब्रैकेट में है कि इन रंगों को हम डार्क टू लाइट लगाते हैं। सबसे पहले डार्क रंग, फिर उसके ऊपर लाइट रंगों को लगाते हुए चित्र को पूर्ण करते हैं। तैल चित्रण की परंपरागत विधि में 3 प्रकार से 3 बार रंग लगाए जाते हैं। 3 कोट आप रंग के लगा सकते हैं, डार्क, मध्यम और लाइट, जो तान की बात कही गई थी। ठीक है, कोई भी रंग हो आप 3 बार लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा बार लगाएंगे तो फिर गड़बड़ करेगा। ठीक है, तैल चित्रण अल्ला प्राइमा या अला प्राइमा भी बोला जाता है तकनीक में एक ही बार में एक ही विले, एक ही कोट से एक बार रंग लगाया और चित्र पूरा कर दिया। एक ही बैठक, इसकी डिफिनीशन कई तरह से है। एक ही बैठक में बना चित्र क्या कहलाएगा, अला प्राइमा कहलाएगी। एक ही कोट में या एक ही बार में चित्र बनके तैयार हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, अला प्राइमा तकनीक होती है। ध्यान कर लेना, इसका संबंध किससे है, तैल चित्रों से।
तैल चित्रण के लिए बाजार में ट्यूब में भरे रंग अलग अलग मात्राओं में आते हैं, ट्यूब में आते हैं, ठीक है, ये ध्यान कर लेना। अब आते हैं कौन कौन से उपकरण लगेंगे, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, कौन कौन से उपकरणों का संबंध तैल रंगों से है। तो तैल चित्रण हेतु तो मुख्यतः दो प्रकार की तूलिका प्रयोग में लाते हैं, दो प्रकार की तूलिकाएं होती हैं, तूलिका मतलब ब्रश, और चाकू का भी प्रयोग किया जाता है, नाइफ पेंटिंग जिसको आप बोलेंगे लास्ट में, इम्पेस्टो जिसको कहा जाता है नहीं। तो दो प्रकार की तूलिकाओं का इस्तेमाल होगा, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, चलो कोई बात नहीं है, इनका भी संबंध इसी में है, उपकरण से ही। क्योंकि तूलिका थी ना, दो प्रकार की तूलिका, तो तूलिका यहाँ पर आपकी आ गई, ये गलत टाइप हो गया। पैलेट जिसमें आप रंग घोरते हैं, ये भूरे रंग की लकड़ी की बनी होती है, पैलेट जो होती है जिसमें आप तैल रंगों को मिक्स करते हैं। ऑयल डिपर क्या होता है, डिपर पूछा जाता है कि डिपर का संबंध किस माध्यम से है, या डिपर का प्रयोग किस माध्यम में किया जाता है, डिपर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये सारे प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें रंग को मिश्रित करने के लिए तैल रखा जाता है, जो ट्यूब में रंग होता है उसको जब प्लेट पर निकालेंगे, ठीक, ट्यूब में, और उसमें फिर तेल जो मिक्स होता है नहीं, तो जो तेल रखने की जो बर्तन होता है उसको हम डिपर बोलते हैं, ये ध्यान कर लीजिएगा। इसे पैलेट में लगाकर भी रखते हैं, पैलेट में भी लगाने का इसमें स्थान होता है, और स्ट्रेचर यानी स्ट्रेचर नहीं, जो आपका वो स्टैंड होता है, ईजल जिसको बोलते हैं, उसमें भी जगह दी जाती है डिपर को रखने के लिए, बना होता है। तो डिपर का संबंध किससे है, तैल रंगों से है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं ब्रश की तरफ। तो दो प्रकार की तूलिकाओं की बात करेंगे, चपटी तूलिका जिसको फ्लैट ब्रश कहते हैं, और गोल तूलिका जिसको राउंड ब्रश कहते हैं। तैल माध्यम में सामग्री के अतिरिक्त तूलिका का भी बड़ा महत्व है। लंबे हैंडल तथा कड़े सफेद बालों वाली तूलिका जो चपटी फ्लैट होती है अच्छा कार्य करती है। इन्हें सूकर यानी कि जो पिग आपके सुअर होते हैं के बालों से बनाया जाता रहा है, अब नहीं बनते हैं, क्योंकि जानवरों के मारने पे प्रतिबंध हो गया ना, वो सब चीजें तो अब नहीं बनते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ यही थे। आजकल जानवरों के अधिकारों की रक्षा के लिए सिंथेटिक तूलिका ज्यादा प्रयोग में लाई जा रही हैं। जो शुरुआती दौर में सबसे अच्छी जो तूलिकाएं थी, पिग यानी कि सुअर के बालों से जो बनाई जाती थी वो सबसे बेटर थी, ठीक है, चाहे फ्लैट ब्रश हो या राउंड ब्रश हो। तो ये चपटी तूलिका हो गई, अलग अलग नंबर्स की आती हैं, जिस नंबर की आपको चाहिए आप ले लीजिए, 1 2 3 ना 1 2 4 6 ऐसे करके आती हैं, 00 है नहीं 0, इस प्रकार से पूछ आती हैं। गोल तूलिका राउंड ब्रश, ये दूसरे प्रकार की तूलिका किंचित गोल किनारों वाली होती है नहीं, इसकी नोक भी गोल होती है, इसलिए इसे राउंड ब्रश हेड ब्रश भी कहकर संबोधित किया। राउंड ब्रश, राउंड हेयर्ड ब्रश है नहीं, राउंड हेयर्ड ब्रश कहकर भी संबोधित करते हैं। इनका प्रयोग कोमल रंग मिश्रण, बारीक काम और रेखांकन आदि में करते हैं। पतले रंगों से कोमल मिश्रण युक्त कार्य करने के लिए ये तूलिकाएं सबसे बेस्ट हैं। जैसे तैल रंगों में इन ब्रशों का इस्तेमाल आप तब करते हैं, पूरा चित्र आप बना लिए फ्लैट ब्रश से, जहां पे बारीक काम है, महीन काम है, वहां पर इस तूलिका का इस्तेमाल करते हैं, ये वाली राउंड ब्रश वाली, ठीक है, ये ध्यान कर लीजिएगा। यह तूलिका सैबल नामक मृग के बालों से बनी तूलिकाएं इस्तेमाल, जो सैबल नामक, ठीक है, मृग की बात यानी कि हिरन के बाल से जो बात कही जा रही है, सैबल नामक मृग के बालों से बनी होती हैं, ऐसी तूलिका को फिलबर्ट भी बोलते हैं, फिलबर्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं चाकू की तरफ, नाइफ। ये कन्नी के आकार की और मुलायम पत्ती वाली सीधे आकार की होती है। उस दिन जब आपसे बात हो रही थी इस प्रकार से, अरे उल्टा बन गया, इस प्रकार से है नहीं, कन्नी नुमा ऐसे करके, मुलायम होती है, प्लास्टिक की होती है, ठीक है। अगर लोहे या धातु की होंगी तो चद्दर की होंगी और मुलायम होंगी, लचीली होंगी। इससे जब आप कैनवास पर रंगों को लगाते हैं तो इसे नाइफ पेंटिंग बोलते हैं, और इसको इम्पेस्टो तकनीक भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान कर लेना। ग्लेजिंग, ये क्या होता है, ग्लेजिंग भी तैल रंगों में ही की जाती है मुख्य रूप से। अगर ये ना हो तो टेम्परा लगा लेना, लेकिन ये है तो इसी को लगाएंगे।
ग्लेजिंग अर्थात चमक लाना। चित्र में चमक लाने के लिए वार्निश या अलसी के गाढ़े किए हुए तेल को पतला करते हैं। इस प्रक्रिया को ग्लेजिंग या चित्रों में चमक लाना कहते हैं। पुराने धूमिल पड़े चित्रों पर यह कार्य ज्यादा सही होता है। 2-4-10 साल हो जाए तेल रंगों में बने हुए चित्र को, तो उस पे ये काम आप कर सकते हैं। कोई वार्निश लगा सकते हैं या अलसी के तेल के जो तेल होता है उसको पतला कर लीजिए, उसी को लगा दीजिए, तो उसमें एक चमक आ जाएगी। वो जो चमक होती है उसको ग्लेजिंग कहते हैं। टेम्परा रंगों में ऑलरेडी होती है नहीं, ये ध्यान कर लेंगे। इम्पेस्टो तकनीक का संबंध तेल रंगों से है, जिसके जन्मदाता जॉन ब्रेट बाय हैं। ठीक है, और ये नाइफ पेंटिंग जो होती है उसी से संबंधित शब्दावली है, नाइफ पेंटिंग। ठीक है, ये ध्यान कर लीजिएगा।